हेलो स्टूडेंट्स, होशियार बालक में आपका स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान की सीरीज 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, मारिया मोटेसरी पद्धति में शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है? गीतों द्वारा, खेलों द्वारा, उपहार द्वारा या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम का सिद्धांत नहीं है? संबंधवाद का सिद्धांत, डॉपलर सूत्र का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत। तो डॉपलर सूत्र का जो सिद्धांत है ये हमारे अधिगम का सिद्धांत नहीं है, बाकी सारे सारे अधिगम का है। संबंध में हम संबंध बनाते हैं जो परिस्थिति है उसके साथ और अधिगम करते हैं। अनुकूल अनुक्रिया में हम क्या करते हैं, कोई हमारे परिस्थिति दी जाती है और उसके अनुरूप हम अनुक्रिया करते हैं। पुनर्बलन में हम क्या करते हैं, हम दोबारा बार बार अभ्यास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वह प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिसने पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग किया था। सबसे पहले पशुओं पे जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था वो कौन है? बांगले, कोहलर, थॉर्नडाइक, पलाव। तो इसका आंसर रहेगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने सबसे पहले पशुओं के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक का मनोविज्ञान बंद मनोविज्ञान या संयोजनावाद कहलाता है? हॉल का, स्कीनर का, कोहलर का, थॉर्नडाइक का। ठीक है, तो इसका आंसर है थॉर्नडाइक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्ट के सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग है? स्थिति का स्पष्ट संगठन, अधिगम स्तर के अनुकमन, परिस्थिति का निर्माण, स्वक्रिया द्वारा योजना हेतु प्रोत्साहन, उपरोक्त सभी। तो ये सभी के सभी आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रिय अनुबंधन का निम्नलिखित में से शिक्षा में कौन सा अनुप्रयोग नहीं है? व्यवहार को अपेक्षित रूप देना, मन सतापी बालकों में परीक्षण में व्यवहार को अपेक्षित रूप देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो सक्रिय अनुबंधन में क्या होता है, व्यवहार को अपेक्षित रूप देना नहीं होता ये इसके अंदर। बाकी सारे के सारे पॉइंट्स इसमें होंगे, ये तो है ही नहीं। ठीक है, नहीं फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है? लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान या ये सभी? ये सभी के सभी पॉइंट्स होने चाहिए एक आदर्श अध्यापक के अंदर। टू 238, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। ठीक है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन किसका है? डीवी का, गिलफर्ड का, क्रूज का, रॉस का। ठीक है, तो ये कथन किसका है? रॉस का है। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में डैश भी उच्च होंगे। सृजनशीलता, अच्छे अंक प्राप्त करना, विश्लेषण करना, अध्ययन करना। ठीक है, तो उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चों के अंदर सृजनशीलता भी उच्च होंगे, यह आवश्यक गुणधर्म नहीं है। अहम निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत के द्वारा, वास्तविकता के सिद्धांत के द्वारा, आदर्शवाद सिद्धांत द्वारा, सामान्य सिद्धांत द्वारा। तो इसका आंसर आएगा ये वास्तविकता सिद्धांत द्वारा अहम निर्देशित होता है, जहाँ पे अहम भावना दिखाई देती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? ठीक है, सहसंबंध के द्वारा, मार्गांतरणीकरण द्वारा, विलयन के द्वारा, नवीनीकरण के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहेगा मार्गांतरणीकरण द्वारा। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, अपने मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन ला सकते हैं। खिलौने की आयु कहा जाता है शैशवावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को या सभी को? तो जो हमारी पूर्व बाल्यावस्था होती है, स्टार्टिंग की जो बाल्यावस्था होती है, उसको खिलौने की आयु कहा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम या उचित वर्णन करता है? ठीक है, इनमें से कौन सा पॉइंट एक अच्छे शिक्षक को बताता है? व्याख्यान देने के लिए पॉइंट प्रोजेक्टेशन का प्रयोग करना, जो पॉइंट प्रोजेक्टेशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जैसे पॉइंटर का यूज करते हैं। सेकंड है बहु परिक्षेप्य परिचय को निरुत्साहित करना तथा आयामी परिक्षेप्य पर केंद्रीभूत होना, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। तो ये तो गलत है वैसे भी, ठीक है, और निरुत्साहित करना भी गलत है। और तो सबसे अच्छा पॉइंट क्या है? चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, यानी बच्चे आपस में डिस्कशन करें, डिस्कशन क्लासेस उनकी होनी चाहिए, जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपने सही गलत को ठीक कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। 244 बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश बनाने के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहला है शिक्षकों के अनुसार कार्य करना, बच्चों की स्वीकृति, शिक्षक को सकारात्मक रूप देना, बच्चों के प्रयासों का अनुमोदन। ठीक है, तो इसमें हमारा जो पॉइंट 1 रहेगा वो है कथन सत्य नहीं है। शिक्षक के अनुसार, यानी जो टीचर्स टीच कर रहा है उसके हिसाब से काम करना, ये नहीं होता। अधिगम में हमें शिक्षार्थियों के बारे में सोचना चाहिए, उनके अनुसार कार्य करना चाहिए। छात्र स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। छात्र स्वाभाविक रूप से किस चीज के लिए प्रेरित होते हैं? फर्स्ट, सरल कार्य की खोज के लिए। सेकंड, नवीनता का पता लगाने के लिए, सतत संघर्ष करने के लिए, गलतियां करने के लिए। तो नवीनता का पता लगाने के लिए होते हैं प्रेरित बच्चे। निम्न में से डैश को छोड़कर सभी बुद्धिमत्ता परीक्षण के उदाहरण हैं। सभी बुद्धिमत्ता के परीक्षण के उदाहरण हैं। स्टैनफोर्ड बिने, वेशलर बिने, बेल स्केलस, रोशाच परीक्षण। तो ये भी बुद्धिमत्ता का, ये भी बुद्धिमत्ता का, ये भी बुद्धिमत्ता का, लेकिन जो बेल स्केलस है वो बुद्धिमत्ता परीक्षण नहीं है। तो ये इसका आंसर रहेगा। बच्चों की गलतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे गलतियां तब करते हैं जब शिक्षक उदार हो और गलतियां करने पर उन्हें दंडित ना करे। क्या ये कथन सत्य है? बच्चों की गलतियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है, इसलिए उनकी गलतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यानी टीचर को बच्चों की मिस्टेक पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि वे लापरवाह होते हैं, या बच्चों की गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था कि थॉर्नडाइक का जो नियम है वो क्या है? प्रयत्न और त्रुटि का नियम है। यानी इस नियम के अनुसार क्या होता है, अगर अधिगम का एक हिस्सा होता है गलतियां, अगर हम गलती करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस गलती से ही हम नई सही चीज को सीख पाते हैं। तो बच्चे जो गलतियां करते हैं वो सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, ताकि वो आगे उस तरह की गलती ना करे। तो ये कथन सत्य है यहाँ पे। अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा क्या है? शिक्षार्थियों को दिशाहीन बनाती है, युवा शिक्षार्थियों के बीच में सीखने की जिज्ञासा बनाती है, शिक्षार्थियों की स्मृति को तेज करती है, पुराने नए ज्ञान में अंतर स्पष्ट करती है। तो ये आंसर रहेगा, बच्चों के अंदर क्या करती है? सीखने की जिज्ञासा, कि उन्हें आगे क्या नवीन सीखना चाहिए, उनको सीखने की जिज्ञासा कौन बनाती है? प्रेरणा बनाती है। मानव व्यक्तित्व निम्न में से किसका परिणाम है? परवरिश और शिक्षा का, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच संबंध का, केवल पर्यावरण का, केवल आनुवांशिकता का। तो इसका आंसर रहेगा ये आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच में संबंध का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा, इसलिए हमने इसको कई बार रिपीट किया है। अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
अधिगम तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों के भीतर प्रेरणा हो और सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाह्य रूप से प्रेरित हो और बाह्य कार्यों से प्रेरित हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर यही पॉइंट इसका करेक्ट है कि अधिगम तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी भीतरी उसके अंतर मन से प्रेरणा उसे मिलती हो और उसके अंदर सीखने की इच्छा हो। अगर सीखने की इच्छा होगी तो अधिगम तेज होगा, अधिगम सही दिशा में होगा। अगर सीखने की इच्छा नहीं है तो अधिगम नकारात्मक पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। अधिगम के लिए प्रथम शर्त क्या है? सीखने के लिए अभिप्रेरणा, सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले की बुद्धि, सीखने वाले की अभिवृत्ति। तो इसका आंसर ये रहेगा, सीखने वाले की अभिप्रेरणा। सबसे पहला जो अधिगम की शर्त है कि उसकी अभिप्रेरणा क्या हो। अधिगम की द्वितीय शर्त क्या है? सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले की बहु अनुक्रियाएं, सीखने वाले की बुद्धि, सीखने वाले की अभिवृत्ति। तो ये इसका द्वितीय शर्त है, सीखने वाले की बहु अनुक्रियाएं। वो अलग अलग तरह की अनुक्रियाएं करेगा, कुछ गलत करेगा, कुछ सही करेगा, और उन बहु अनुक्रियाओं के परिणाम स्वरूप वो सीख पाएगा, अधिगम कर पाएगा। तो इसका आंसर ये रहेगा। अधिगम के लिए तृतीय शर्त क्या है? अधिगम वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले की बुद्धि लब्धि, सीखने वाले का पुनर्बलन और सीखने वाले का मन। तो इसका तृतीय शर्त ये है पुनर्बलन। जो सीख रहा है, जो अधिगम कर रहा है, उसमें पुनर्बलन की क्षमता होनी चाहिए, उसको पुनर्बलन मिलना चाहिए। पुनर्बलन मिलेगा तो बार बार रिपीटेशन करेगा तो अधिगम और ज्यादा मजबूत होगा और ज्यादा गहरा होगा। अधिगम के लिए चतुर्थ शर्त क्या है? सीखने वाले का अभ्यास, सीखने वाले के घर का माहौल, सीखने वाले की बुद्धि लब्धि, सीखने वाले का मन। तो सीखने वाले का अभ्यास। ठीक है, अभ्यास चतुर्थ शर्त है। अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? गेट्स ने, मॉर्गन ने, वुडवर्थ ने, गिलफोर्ड ने। तो इसका आएगा मॉर्गन ने यह कथन कहा है, अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? मॉर्गन ने, वुडवर्थ ने, गेट्स ने, गिलफोर्ड ने। तो इसका आंसर है गेट्स ने। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? मॉर्गन ने, क्रो एंड क्रो ने, वुडवर्थ ने, गिलफोर्ड ने। तो अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये क्रो एंड क्रो की कथन है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, ये परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? तो इसका आंसर आएगा गिलफोर्ड ने दी है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ठीक है, गिलफोर्ड। पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। पूर्व निर्मित व्यवहार यानी जो हमने व्यवहार पहले से इकट्ठा किया है, जिनका संयोजन किया है, में अनुभव द्वारा उनके अनुभव में जो भी हमने बदलाव लेके आए हैं, वही हमारा अधिगम है। ये कथन किसका है? कॉल्विन का। ठीक है, किसका है ये कथन? कॉल्विन का। ठीक है, ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम ही है हमारे पास। अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। व्यक्ति के में एक परिवर्तन है। अधिगम एक तरह का बदलाव है जो वातावरण में परिवर्तनों के, जो भी हमारे आसपास सराउंडिंग में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जैसे तो हम कभी सर्दी लग रही है, कभी ठंडी लग रही है, तो सर्दी में हम स्वेटर पहन रहे हैं, ठंडी में हम कूलर चला रहे हैं। तो जो परिवर्तन है, उन परिवर्तनों में जो भी हम अनुसरण करते हैं, वही अधिगम है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? तो ये परिभाषा दी है पिल ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? सुव्यवस्थित व्यवहार, तो C.L. हॉल का, ठीक है, C.L. हॉल का जो सिद्धांत है वो सुव्यवस्थित व्यवहार के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन किसके अंग हैं? तो ये चेतना के अंग हैं, मस्तिष्क के नहीं है, शरीर के नहीं है, बुद्धि के नहीं है, ये किसके हैं? चेतना के अंग हैं। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ठीक है, दल में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। तो खेलने की जो अवस्था है वो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, तो किसने किया था? हिप्पोक्रेट्स ने। हिप्पोक्रेट्स ने क्या किया था? व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण, पहले प्रकार का वर्गीकरण हिप्पोक्रेट्स ने किया था। सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने। ठीक है, हम अपने दिमाग से सोच कर समझ कर हम जो पॉइंट्स लेते हैं उन पॉइंट्स के हिसाब से हम काम करते हैं, वो जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है और 6 और डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता कि 6 क्या है, डी क्या है, तो यह क्या है? ये दृष्टि दोष है या सीखना अक्षम है, मानसिक दोष है या मानसिक क्षय है? तो सीखना अक्षम है, यानी कि जो उसने सीखा है वो पूरी तरह से नहीं सीखा है। ठीक है, उसमें कमी है इसके अंदर। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, स्थायी यानी कि जो काफी लंबे समय तक बने रहते हैं, और वो कहाँ से आते हैं? अभ्यास की वजह से आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या तीनों में? तो किशोरावस्था जो होती है उसमें हम क्या करते हैं? अपने घर वालों के बजाय हम बाहर वालों पे ज्यादा विश्वास करते हैं, यानी किशोरावस्था के अंदर। ठीक है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि, तो संज्ञानात्मक जो गतिविधि है वो इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन क्रिया की वजह से घटित होता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा हमारा फर्स्ट, विकास परिपक्वन और अनुभव के बीच की अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। ठीक है, तो आज हम इतने क्वेश्चंस करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।